हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम पढ़ने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेक्चर नंबर 39, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी। ये जो टॉपिक है ये सतीश चंद्र की टॉपिक है। हम पढ़ रहे हैं मिडिवल हिस्ट्री के सतीश चंद्र बुक के, और इसमें ये जो टॉपिक था फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में क्या क्या घटना घट रही थी। एक्चुअली हमने पढ़े अकबर के बाद जहांगीर आए, जहांगीर के बाद शाहजहां आए, तो इनके बीच क्या मामला हो रही थी, क्यों अकबर के मतलब अकबर के बेटे जो थे जहांगीर, वो भी अकबर के लिए रेबेलियन कर रहे थे। उनके जो बेटे आए शाहजहां, वो भी कहीं ना कहीं अपने पापा के लिए रेबेलियन कर रहे थे, पापा के खिलाफ रेबेलियन कर रहे थे। तो ये सब, और उसके भीतर एक ये भी आता है जो जहांगीर के रानी है नूरजहां, उनके भी टॉपिक के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। नूरजहां कौन थे और किस तरह की उन्होंने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ये सब संभाल रहे थे किस तरह से, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज ये वीडियो हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे। पार्ट 1 जो है इसमें हम नूरजहां पर्टिकुलरली और शाहजहां के बारे में कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद धीरे धीरे करके ये इस सीरीज को भी फिनिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे पॉलिटिकल, कहाँ गया मेरी पेन यार, सॉरी, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट किस तरह से इंडिया में हुई थी ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी। मुगल एम्पायर अंडर जहांगीर एंड शाहजहां, किस तरह की मुगल एम्पायर थी तब, इस बारे में हम बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पहले हम देखेंगे, जो मुगल साम्राज्य रूल कर रही थी हमारे इंडिया पे, तो तभी एक तरह की प्रोग्रेस एंड ग्रोथ में चल रही थी इंडिया। इंडिया की हर एक तरफ से प्रोग्रेस हो रही थी, क्योंकि अकबर के बारे में तो हमने पढ़ा, वो किस तरह के कैपेबल रूलर थे, किस तरह से वो ऑल इंडिया में अपने राजूती फैले रखा हुआ था, और किस तरह से वो हर एक लोगों की, मतलब वो जो राज कर रहे थे एक सम्राट के हिसाब, सम्राट के हिसाब से नहीं, वो लोगों की रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से काम कर रहे थे। तो इसी वजह से उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट की, बहुत सारी ग्रोथ हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव भी बहुत स्ट्रांग थी उनकी। उसके बाद उनके बेटे आए जहांगीर, जिन्होंने 1605 से लेकर 1627 तक उन्होंने राज किया, और उसके बाद शाहजहां आए जिन्होंने 1628 से लेकर 58 तक उन्होंने राज किया। तो ये दोनों भी काफ़ी हद तक एक कैपेबल रूलर्स थे। और साउदर्न इंडिया में जो अकबर डेक्कन स्टेट को कंसोलिडेट करने में उनको बहुत डिफिकल्ट हो रही थी, बार बार उनको रिवेलियन के सामना करना पड़ रहा था। कहीं ना कहीं जहांगीर और शाहजहां, ये दोनों जो राजा आए, उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ संभाला हालत को। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर को तो उन्होंने शाहजहां के वक्त पे उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि जो मलिक अंबर थे, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो को जो मेरे प्ले लिस्ट है मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वहाँ पे जाकर भी आप देख सकते हो। तो उन्होंने बहुत कोशिश की बार बार। उसके बाद अहमदनगर को उन्होंने एकदम से ख़त्म करने की कोशिश की। उसके बाद बीजापुर, गोलकुंडा में उन्होंने, उनके साथ उन्होंने अलियंस बना दिया शाहजहां, और कहीं न कहीं जो डेक्कन में मुगल साम्राज्य की एक्सटेंशन होने में बहुत कीमती, बहुत इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने निभाया था। और इसके वजह से उन्होंने ये भी एक सिचुएशन क्रिएट कर दी कि बीजापुर, गोलकुंडा और जितने सारे उन्होंने साउथ में अपने एक्सटेंशन किए, वो सब पीसफुली हुआ। उनके बीच एक इंटरनल पीस रहा, कल्चरल ग्रोथ रहा, एक एकदम कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गई। ये सारी चीज़ों में भी कहीं ना कहीं शाहजहां और जहांगीर का इम्पोर्टेंस, मतलब रोल दिखाई पड़ता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से करा विद अंडर अकबर के टाइम पे भी, और जहांगीर शाहजहां के वक्त में भी ये सारी चीज़ बहुत अच्छी तरह से हुआ। उसके बाद उन्होंने अलियंस भी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया था विथ राजपूत, अफगान्स और मराठा भी। मराठा की विदाउट द हेल्प ऑफ मराठा उन्होंने साउथ इंडिया में एक्सटेंशन करना भी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि मराठा उस वक्त बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। तो धीरे धीरे अलियंस उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन की। तो उसके बाद मुगल साम्राज्य में कल्चरल और डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स भी बहुत अच्छी तरीके से हुआ था। जैसे कि आर्किटेक्चर में हम देख सकते हैं, उन्होंने मार्बल में बहुत अच्छी खासी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स उन्होंने बनवाया था। और वो उनका और एक ट्राई ये रहा था कि मुगल कोर्ट को उनका कल्चरल लाइफ सेंटर बनाना है उनको, कि कल्चरल लाइफ इन द कंट्री, ठीक है, मगर मुगल कोर्ट को कंट्री की कल्चरल लाइफ की सेंटर
उन्होंने बनवा दिया था। इस तरह से उन्होंने आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट किए हुई थी। उसके बाद फॉरेन रिलेशंस भी बहुत अच्छी खासा उन्होंने मेंटेन किया हुआ था, स्टेबलाइज करके रखा हुआ था फॉरेन रिलेशन को विथ नेबरिंग एशियन पावर्स, जो उस टाइम पे बहुत शक्तिशाली होके रखे हुए थे एशियन कंट्रीज़ में, लाइक ईरान, उज़्बेक्स, ऑटोमन, तुर्क्स, ये सब जगह बहुत पावरफुल थे उस वक़्त। और उनके साथ भी उनके फॉरेन रिलेशन भी बहुत अच्छी खासी स्टेबलाइज होके रखे हुए थे उन्होंने, जो कि हमें कहीं न कहीं एक ग्रेट एवेन्यू बन के आ रहा था इंडिया की फॉरेन ट्रेड। ठीक है? तो ट्रेड में उन्होंने यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ को बहुत सारे कंसेशन भी दिए हुए थे। वेरियस यूरोपियन ट्रेडिंग, आपको पता है कि ये तभी 1600 में आ गया था हमारा, ब्रिटिशर्स आ गए थे। और उससे पहले पोर्तुगीज़ भी यहाँ पे ऑलरेडी, अकबर के टाइम पे ऑलरेडी पोर्तुगीज़ भी अपना जो राजूती है धीरे धीरे स्टार्ट कर चुके थे। तो धीरे धीरे अपने बहुत सारे एरिया भी अख्तियार कर रहे थे। तो ये भी क्या कर रहे थे, तभी क्या हो रहा था कि आप लोग को बता दूं, जब हमने पढ़ा था कि यूरोपियन किस तरह से आकर इंडिया में हमारा, मैं दे दूँगी आपको और डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हो। तो यूरोपियन कैसे आकर यहाँ पे अपने हक जमाने लगे, तभी अकबर रूल किया करते थे जब यूरोपियन पोर्तुगीज़ आकर यहाँ पे बैठ गए। तो तभी कभी कभी किसी को पता नहीं था कि वो यहाँ आकर राज करने के लिए आए हैं। सबको यही लग रहा था कि यहाँ पे वो अपने ट्रेडिंग करने आए हैं, ट्रेडिंग पर्पजेज़ में। तो इसके वजह से काफ़ी सारे डेवलपमेंट के लिए भी अकबर ने राज़ी हो गए थे। धीरे-धीरे जहांगीर भी राज़ी हुए, शाहजहां भी राज़ी हो रहे थे। तो इसी वजह से, लेकिन बाद में सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई क्योंकि उनके मोटिव कुछ अलग था और यहाँ पे आकर वो कुछ अलग तरीके के एक्सप्रेशन कर रहे थे। तो इसके वजह से इंडिया की फॉरेन ट्रेड भी काफ़ी प्रमोट हो रहा था। ठीक है? तो बच्चों, और एक चीज़ मैं आपको दोस्तों बता दूं कि हर एक चीज़ का ना पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ साथ कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी होती है। आप कुछ भी देख कर लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, हर एक इंसान की भी देख लीजिए, कुछ भी पॉजिटिव के साथ कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी होती है। तो मुगल साम्राज्य की कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी थी। तो पहली एस्पेक्ट ये है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्रिएट हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो ग्रोइंग प्रॉस्पेरिटी जो था रूलिंग क्लासेस के लिए बहुत एक अच्छी खासी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा था। रूलिंग क्लासेस जो थे वो धीरे धीरे रीच हो रहे थे और डेवलपमेंट हो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं पीजेंट्स एंड जो वर्कर्स कैटेगरी के लोग थे, उनकी लाइफ बहुत ही हार्ड एंड मिजरेबल हो रही थी। ठीक है? वो जो पुअर है वो पुअर की कैटेगरी में रह रहा था, उसका अच्छा खासा कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन जो रूलिंग क्लासेस है उसके लिए बहुत अच्छी खासी डेवलपमेंट हो रही थी। तो इस तरह की कुछ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्रिएट हो गई थी। फिर साइंटिफिक स्टैग्नेशन की पीरियड एक चल रही थी। क्यों? क्योंकि तभी आप लोग को पता है पोर्तुगीज़ वगैरह यूरोपियन जो कंट्रीज़ है वहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी ये सब धीरे-धीरे डेवलप हो रही थी। उनके जो डेवलपमेंट की चीज़ ना बातें हमारे इंडिया तक नहीं पहुँची थी। और इंडिया की जो रूलिंग क्लासेस है, मुगल की जो रूलिंग क्लासेस चल रही थी, उन्होंने ये सब के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं था। वो स्टैग्नेंट की मतलब वो अपने दुनिया में खोए हुए थे। बाहर की कंट्री में, फॉरेन कंट्री में क्या सब चल रहा है, सिर्फ ट्रेडिंग ट्रेडिंग के साथ उनका रिलेशन था, सिर्फ ट्रेडिंग वो कर रहे थे, लेकिन बाकी सारी चीज़ों के लिए वो एकदम अनावर थे। कुछ भी उनके पास नॉलेज नहीं था। फिर सक्सेशन इश्यूज हो रहा था क्योंकि अकबर थे, अकबर के पास आप लोगों को पता है, हिस्ट्री में काफ़ी बार मैं पढ़ा चुकी हूँ, जो भी राजा आता है उनके जो सक्सेसर जितने सारे होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके बीच राजगद्दी को लेकर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होती रहती थी। तो अकबर के टाइम पे भी वही चीज़ें चलती रहती थी। अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ हम धीरे धीरे पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो जिसके वजह से ना क्या हो रहा था, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही थी और जो कि इकोनॉमिक एंड कल्चरल ग्रोथ में भी कहीं ना कहीं बाधा क्रिएट कर रही थी। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे जहांगीर का जो सक्सेशन हो रहा था। जहांगीर, अकबर के बाद जहांगीर आने के बाद, एक राजा बनने के बाद क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किया अपने राज्य में। तो पहले तो उनका स्मूथ सक्सेशन हुआ। अकबर के बाद जहांगीर को स्मूथली मिल गया राजगद्दी, वो सम्राट बन गए क्योंकि वो एल्डेस्ट सन थे अकबर की। लेकिन सक्सीडेड उन वो होने के बाद क्यों उनके लिए इतना सहज हो गया राजगद्दी में बैठना, क्योंकि उनके जितने सारे यंगर ब्रदर्स थे वो सब धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपने लाइफ को ख़त्म कर लिए बाय एक्सेसिव ड्रिंकिंग।
उन्होंने क्योंकि अकबर की इतना अच्छी खासी इमेज थी और बहुत सारे धन संपत्ति थे, तो ये सब अपने धन संपत्ति के गुरूर में चूर होके ड्रिंकिंग करके एक्सेसिव वो कहीं न कहीं मर गए। तो उसके बाद इनके लिए जहांगीर के लिए आसान हो गया राजगद्दी पे बैठना। लेकिन क्या हुआ, तो राजगद्दी में बैठने के बाद उनके जो बड़े बेटे थे खुसराओ जिनका नाम था, उनके साथ उनके रेबेलियन स्टार्ट हो गया। ये जो रेबेलियन था ये मुगल साम्राज्य हो या फिर इंडिया की हिस्ट्री में आप देख सकते हो फादर एंड सन के बीच थ्रोन के लिए रेबेलियन होना मतलब कोई एक बड़ी बात नहीं थी, ये कॉमन बात थी। क्योंकि जहांगीर ने भी अकबर के एगेंस्ट में भी रेबेलियन किया था। तो इसके वजह से कहीं न कहीं उनके मतलब अपने बेटे के साथ भी उन्होंने रेबेलियन फेस किया और इसकी वजह से उन्होंने बहुत दिनों तक डिस्टर्ब भी रहे। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक बैटल में नियर लाहौर अपने बेटे को डिफीट किया रेबेलियन में और सून आफ्टर उनको कैप्चर करके बंदी बना लिया। फिर क्या होता है, जहांगीर की मिलिट्री कैंपेन शुरू होता है, जहाँ पे मेवाड़ के बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में पढ़ा था कि जहांगीर किस तरह से मेवाड़ के साथ कॉन्फ्लिक्ट को एंड करते हैं और जो कि 4 डिकेड तक अकबर उसको फेस करते रहते थे मेवाड़ की तरफ से और मालवा की तरफ से जितने सारे प्रॉब्लम जो कैंपेन धीरे-धीरे हो रहा था, रेबेलियन हो रहा था, उसको अकबर एकदम थक चुके थे फेस करते-करते। लेकिन जहांगीर आने के बाद उसको बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत टैक्टिकली उसको उन्होंने हैंडल किया। उसके बाद उन्होंने डेक्कन की तरफ बढ़ा और डेक्कन में उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया क्योंकि वहाँ पे मलिक अंबर उनको टाइम टू टाइम चैलेंज दे रहे थे। लेकिन इस मलिक अंबर को की चैप्टर को उनके जो बेटे आए शाहजहां उन्होंने ख़त्म किया। ठीक है? तो ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था तभी। अफ़गान चीफ्स जो होते थे वो टाइम टू टाइम पावरफुल हो जाते थे और उन्होंने ईस्ट बंगाल और डिफरेंट रीजन में बंगाल के आसपास के रीजन में फैले हुए थे और जहांगीर उनसे भी कहीं न कहीं चैलेंजेस फेस कर रहे थे। तो उनको सपोर्ट कर रहे थे बहुत सारे हिंदू राजास, जो कि ओडिशा की राजा की भी थी, असम की राजा थे। ये सब राजा भी उन अफ़गान चीफ्स को भी सपोर्ट कर रहे थे जिसकी वजह से वो रेबेलियन करने में उनको सुविधा हो रही थी। तो इसको भी ये चैलेंजेस भी जहांगीर फेस करते हैं। उसके बाद बंगाल कैंपेन में क्या होता है, एक अफ़गान रेबेलियन होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ अकबर्स रेन। ये बंगाल कैंपेन के बारे में थोड़ा डिटेल्स में यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि अकबर तभी राजा मानसिंह को बुलाते हैं जो कि बंगाल की गवर्नर होते हैं। अकबर की लास्ट टाइम पे जब अकबर की डेथ होने वाली होती है तभी कुछ कुछ महीने से पहले वो राज मानसिंह जो थे वो एक राजपूत थे और बहुत ही लॉयल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजा थे, राजपूत थे और जिसके वजह से वो गवर्नर भी थे बंगाल के ड्यूरिंग हिज अब्सेंस। और जब अकबर की डेथ हो जाती है तो अफगान के जो चीफ होते हैं उस्मान खान वो बहुत पावरफुल बन जाते हैं और जिसके वजह से उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बंगाल में रेबेलियन करने के लिए। तो तभी क्या होता है, उसके बाद अकबर की डेथ के बाद जब जहांगीर आते हैं राजगद्दी को, जब जहांगीर सम्राट बनते हैं तो उन्होंने जो मानसिंह थे उनकी जगह इस्लाम खान को उन्होंने वहाँ पे पोस्ट किया जो कि शेख सलीम चिश्ती जो बंगाल की थी एक फेमस सूफी सेंट थे। उनके ग्रैंडसन हुआ करते थे इस्लाम खान, उनको चार्ज दे दिया बंगाल की और ये भी बहुत यंग थे, ठीक है? यंग होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने उस जगह को सँभाला। मतलब उस बंगाल में जो कैंपेन हो रही थी, वो जो रेबेलियन हो रही थी, उस रेबेलियन को उन्होंने दमन करने की कोशिश की, मतलब सक्सेस भी हो गए उस चीज़ में। तो उन्होंने बहुत जमींदारस जितने सारे जमींदारस हुआ करते थे बंगाल में, उनको भी उन्होंने कैप्चर किया, मतलब उनको भी उन्होंने अपने तरफ ले लिया। जैसे कि राजा ऑफ जैसोर, जैसोर की जगह पे जो राजा थे, उनको भी उन्होंने अपने साइड बनवा लिया और अपने जो हेडक्वार्टर थी, हेडक्वार्टर को चेंज कर लिया ढाका को, व्हिच वाज स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड टू डील विद द रेबेल्स। रेबेल को डील करने के लिए उन्होंने अपने जो हेडक्वार्टर थी, उसको ढाका तक उन्होंने चेंज करवा दिया। तो धीरे-धीरे उन्होंने क्या किया, कंप्लीट एरिया को कंट्रोल करने के लिए अपने जो कैपिटल को उन्होंने ट्रांसफ़र कर लिया राजमहल से ढाका तक। पहले बंगाल की कैपिटल थी राजमहल तक, तो उन्होंने फिर राजमहल से उन्होंने अपने कैपिटल को ढाका तक चेंज कर लिया और वो धीरे-धीरे वहाँ पे एक सिटी बनाने लगे जो कि बहुत ही रैपिडली डेवलप करने लगी। उसके बाद ढाका तक जाने के बाद उन्होंने सोनारगाँव को कॉन्क्वेस्ट करने की कोशिश की जो कि एक चीफ अफगान चीफ के जो थे जिनका नाम था मूसा खान, उसके कंट्रोल में हुआ करता था। तो 3 ईयर कैंपेन करने के बाद सोनारगाँव धीरे-धीरे कैप्चर हो गई
और उसके बाद मूसा खान ने सरेंडर कर लिया और उनको प्रिजनर के हिसाब से कोर्ट को भेज दिया गया। उसके बाद मूसा खान के बाद पारी आई उस्मान खान की। तो उस्मान खान उसके बाद उनको भी डिफीट किया गया एक बहुत बड़ी बैटल के साथ। और इसके उस्मान खान की अरेस्ट होने के बाद उनको प्रिजन करने के बाद कहीं ना कहीं अफगान की तरफ से जो रेजिस्टेंट हो रही थी, जो रेबेलियन हो रहा था, वो एकदम ख़त्म हो गई। मतलब वो ब्रेक डाउन हो गया, क्योंकि ये जो चीफ वगैरह थे अफगान क्या होते थे, जब कोई बहुत स्ट्रांग रूलर आती थी तभी वो कैंपेन करते थे या फिर कभी तभी वो रिबेलियन करते थे। जब वो रूलर ख़त्म हो जाता था वो कहीं चारों तरफ फैल जाते थे और कहीं ना कहीं गुम हो जाते थे। इस तरह के अफगान लोग होते थे। तो उसके बाद रेबल्स जितने सारे होते थे वो कहीं ना कहीं सरेंडर कर लिए। उसके बाद जो जेसोर, कामरूप कौन है? आसाम है ना, आप लोगों को पता है असम की पहले नाम था कामरूप। तो ये सारे प्रिंसिपैलिटीज़ जो हुआ करते थे वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं कैप्चर हो गए और मुगल पावर ईस्टर्न इंडिया में, जो ईस्टर्न बंगाल है उस एरिया में अपने राज करने लगी। वो सारे ईस्टर्न इंडिया के ये जो बंगाल के जो जितने सारे एरिया है वो मुगल सुल्तानेट के अंडर आ गया। उसके बाद क्या होता है, जब बंगाल को कॉन्क्वेस्ट किया जाता है कम्प्लीटली, तो उसके बाद एक वक्त आता है जहाँ पे जहांगीर को ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, उनको ये फ़ील होता है कि अकबर, उनके पापा जो अकबर थे, वो जिस तरह की पॉलिसी मेंटेन कर रहे थे वही पॉलिसी सबसे अच्छी थी। क्योंकि हम किसी को फोर्सफुली अपने सुजनिटी के अंडर नहीं ला सकते। एक वक्त आएगा जब वो इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे, फिर वो रेबेलियन करना चाहेंगे। लेकिन अगर हम पीसफुली उनके साथ कुछ एग्रीमेंट करते हैं, एक फ्रेंडशिप के हिसाब से हम अलायंस बना के उनके साथ रहते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ना वो लॉन्ग टर्म तक चलेगी लाइफ में। तो इस बात का रियलाइजेशन कहीं न कहीं उनको हो चुका था, जिसके वजह से उन्होंने एक गुडविल, पीपल की गुडविल के लिए, लोगों के अच्छे के लिए, भलाई के लिए उन्होंने कुछ डिसीजन लेना शुरू किया, ट्राई किया कि उन्होंने जितने सारे प्रिंसेस जमींदार बंगाल की जिनको उन्होंने अपने प्रिजन में बंदी बना के रखा हुआ था, उन सभी को उन्होंने रिलीज़ करवा दिया। और ये रिलीज़ करके उनको ये अलाउ किया कि आप अपने जगह बंगाल को जा सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। तो इसमें मूसा खान जो थे, अफगान के चीफ थे, वो भी शामिल थे और उनको भी रिलीज़ कर दिया गया और अपने जो जगह पे वो राज कर रहे थे उस जगह को भी उनको रिस्टोर कर दिया गया। तो उसके बाद ना एक बहुत ही लॉन्ग स्पेल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बंगाल को रिटर्न कर गई, क्योंकि बंगाल में जितने सारे लोग थे, जितने सारे रूलर्स थे, उनको ये रियलाइज़ हो गया कि जहांगीर अब हमारे अच्छे के लिए काम करेंगे और हमें भी कहीं न कहीं उनके प्रति लॉयल होकर काम करना चाहिए। तो इसी वजह से अफ़गान के भी जितने सारे अच्छे खासे रूलर्स वगैरह थे, पावरफुल लोग थे, उनको मुग़ल नोबिलिटी में भी इंडक्ट कर दिया गया। अच्छी खासी डिपार्टमेंट में उनको पोस्टिंग कर दिया गया। एक लीडिंग अफ़गान नोबल थे जिनका नाम था खानी जहान लोधी, जहांगीर के वक़्त पे, उनको डेक्कन की सर्विस में भी डिस्टिंग्विश्ड किया गया। तो ये सारी चीज़ें होने लगी। तो जहांगीर कहीं न कहीं ये ट्राई कर रहे थे कि जो भी मैं करूँ लोगों की अच्छाई के लिए करूँ। अकबर की पॉलिसी को वो इंटीग्रेट करके अपने लाइफ में चल रहे थे। अब जहांगीर के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो जहांगीर के एंड वक्त भी आ रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो जाते-जाते 1622 तक जहांगीर मलिक अंबर जो डेक्कन में मलिक अंबर के बारे में बहुत हमने पढ़ा है, एक टॉपिक बहुत डिटेल्स में हमने डिस्कशन किया था। तो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा, मलिक अंबर कौन है और मराठा की राइज में उनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, तो उनके बारे में आप जाकर वो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मलिक अंबर जो थे उनको भी वो एक बहुत बड़ी थ्रेट थे, बहुत बड़ी चैलेंज थे जहांगीर के लिए। उनको भी उन्होंने अपने हील पर आने के लिए मजबूर कर दिया था और मेवाड़ के साथ जो प्रॉब्लम थी 1622 तक वो भी कहीं न कहीं पैचअप हो गया और बंगाल की सिचुएशन भी पैसिफाई हो गया। लेकिन एंड वक्त पे जब जहांगीर के डेथ होने के टाइम आ रहा था, तभी वहाँ 1, 2, 3 साल के बीच में क्या हुआ, पर्शियन ने कॉन्क्वेस्ट कर लिया कांधार को। कांधार जो कॉन्क्वेस्ट करने के बाद मुगल प्रेस्टीज में एक ब्लो आना शुरू हो गई। उसके बाद धीरे-धीरे जहांगीर के हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट हो गए थे, जिसके बाद उनके जो सक्सेसर थे जितने सारे, उनके बीच जो प्रिंसेस थे उनके बीच स्ट्रगल स्टार्ट हो गई सक्सेसर के लिए, मतलब कौन राजा बनेगा फिर। और एक सबको इच्छा थी राजा बनने के लिए, तो एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट हो जाती है उनके प्रिंसेस के बीच। तो तभी राइज करती है नूरजहां की एंट्री होती है तभी।
मतलब इस चीज़ों के दौरान, इस स्ट्रगल के दौरान। और नूरजहान जो होते हैं वो कौन होते हैं, उनके बारे में हम आगे बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। और उन्होंने पॉलिटिकल अरेना को बहुत अच्छी तरीके से संभाला था। तो चलिए उनके बारे में, नूरजहान के बारे में जानते हैं, वो कौन थे। नूरजहान किस तरह की पावर में राइज होते हैं धीरे धीरे। तो उनके जो फर्स्ट वो जहांगीर के पहले पत्नी नहीं थी। पहले उन्होंने एक मैरिज किया था ईरानियन शेर अफगान को। एक ईरानियन रूलर थे जिनका नाम था शेर अफगान। और उनकी डेथ हो गई थी मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल, मतलब मुगल गवर्नर वो थे बंगाल की, सॉरी, मुगल गवर्नर जो बंगाल थे उनके साथ एक क्लाश हुआ था, मतलब एक बैटल टाइप की सिचुएशन हो गई थी जिसमें इनका डेथ हो गया था। उसके बाद नूरजहान मिली जहांगीर से 4 इयर्स लेटर, और उनके साथ मैरिज हो गई। तो शायद उनकी कुछ मुलाकात हुई होगी, जान पहचान हुआ होगा, उसके बाद उनकी मैरिज हो गई जहांगीर के साथ। और जो नूरजहान थी उनकी फैमिली भी काफ़ी तगड़ा थी, मतलब उनके फैमिली भी ऐसा नहीं था कोई बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी उनकी। जैसे कि उनके जो फादर थे जिनका नाम था इत्तिमादुद्दौला, ठीक है, प्रोनाउंस में मुझे थोड़ा डिफिकल्ट होती है तो माफ़ कर देना। उनको एक जो जहांगीर के कोर्ट में एक जॉइंट दीवान बना गया था। लेटर वो धीरे धीरे करके अपने काम में जो बहुत लॉयल तरीके से काम करना शुरू किया राजकोट में, तो धीरे धीरे उनको चीफ दीवान बना दिया गया। और दीवान के पोस्ट के बारे में तो आपको पता है, जो दीवान होते हैं सबसे प्रेस्टिजियस पोस्ट होती है। तो उन्होंने अपने आप को भी बहुत ही काबिल और कॉम्पिटेंट एंड लॉयल और एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन के हिसाब से खुद को उन्होंने प्रूव किया। वाइल्डेड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट टिल हिज डेथ। अपने मृत्यु तक उन्होंने जितने सारे अफेयर्स, इन्फ्लुएंशियल अफेयर्स में उन्होंने अपने पार्टिसिपेशन दिखाई और बहुत अच्छी तरीके से भी सब कुछ संभाला था। और नूरजहान के जो भाई थी जिनका नाम था असफ खान, उन्होंने भी अपने पापा की तरह बहुत ही एक शानदार स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी। उनको अपॉइंटमेंट किया गया था खानी समान के एक पोस्ट पे। उन्होंने अपने जो बेटी को मैरिज किया था, मतलब करवाया था शाहजहां के साथ जिनका नाम था खुर्रम। जहांगीर के जो बेटे थे शाहजहां, उनके साथ उन्होंने अपने बेटी को शादी करवाया था। तो नूरजहान वो जो थी वो एक धीरे धीरे करके जब भी वो राज परिवार से आ रही है, उनके पापा और उनके भाई इतना इन्फ्लुएंशियल है, तो डेफिनेटली वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी थी। वो भी ये सब चीज़ों में, पॉलिटिकल और ये सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट रखा हुआ करती थी, जिसके वजह से वो धीरे धीरे पॉलिटिकल चीज़ें संभालने लगी। और एक वक्त आया जहाँ पे उनके नाम पे भी कॉइन इशू हो रहे थे, और एक उनको एक टाइटल दिया गया था बादशाह बेगम। ठीक है, तो दोस्तों नूरजहान की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किस तरह से थी। देखिए, ये सारी चीज़ें जो सतीश चंद्र में लिखा हुआ है इसमें बहुत प्रोमिनेंट तरीके से ये नहीं लिखा हुआ है कि एक्चुअली चीज़ें हुआ क्या था। कुछ हिस्टोरियन के हिसाब से क्या हो रहा था कि उनके जो नूरजहान जो थी वो अपने पिता और अपने भाई और उनके जो शाहजहां के जो बेटे थे जिनका नाम था खुरान, जो आगे जाकर शाहजहां बने, सॉरी, जहांगीर के जो बेटे थे जिनका नाम था खुराम, जो आगे जाकर शाहजहां बने। तो उनके साथ एक अलियंस उन्होंने बनवाया था, और अलियंस बना के नूरजहां ने एक ग्रुप बनवाया था जिनका नाम था जुनता। ठीक है, और ये जुनता जो ग्रुप थी वो जहांगीर के जितने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी, वो पॉलिटिकल सिस्टम, उसको वो मैनेज कर रही थी। और विदाउट दिस जुनतास सपोर्ट, या फिर कोई भी उसके सपोर्ट और बैकिंग के बिना कोई भी अपने कैरियर में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो जिसके वजह से अपने जो जहांगीर के कोर्ट में 2 तरह की ग्रुप बन गई थी। एक था नूरजहां की जुनता और दूसरा था जो जिन्होंने उसको अपोज कर रहे थे। जो ग्रुप इसका अपोज कर रहे थे वो एक ग्रुप बन गई, और जो जिन्होंने जुनता को सपोर्ट कर रहे थे वो एक ग्रुप बन गए। तो 2 तरह की ग्रुप बन रहे थे। तो ये नूरजहां की जो पॉलिटिकल एम्बिशंस थी, जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट थी, उसमें कहीं न कहीं एक टाइम आया जहाँ पे नूरजहां और शाहजहां के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गई, और जिसके वजह से शाहजहां 1622 में अपने फादर जहांगीर के खिलाफ उन्होंने रेबेलियन स्टार्ट कर दी। क्योंकि उनको लग रहा था कि जहांगीर जो है वो कम्प्लीटली, सॉरी, नूरजहां जो है वो कम्प्लीटली शाहजहां को कंट्रोल कर रही है, और जहांगीर
सॉरी, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। शाहजहां को लग रहा था कि नूरजहां जो है वो कम्प्लीटली जहांगीर को कंट्रोल कर रही है और जहांगीर कुछ भी डिसीजन अपने हिसाब से नहीं ले रहे, वो नूरजहां के हिसाब से ले रहे हैं। तो इसके वजह से उन्होंने रेबिलियन स्टार्ट कर दी। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ों को खंडन किया है। उनको लग रहा है कि नहीं, नूरजहां कभी जहांगीर कभी नूरजहां के कंट्रोल में थे ही नहीं। उन्होंने अपने मरते दम तक, लास्ट अपने जो हेल्थ ब्रोकडाउन हुआ उसके टाइम तक भी अपने वो डिसीजन खुद लिया करते थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो अपने ऑटोबायोग्राफी पे भी लिखे हुए थे। तो पता नहीं एक्चुअली चीज़ें क्या हो रही थी, नूरजहां की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा थी या फिर जो जहांगीर थे वो अपने डिसीजन खुद ले रहे थे। ठीक है, लेकिन चीज़ें जो भी हो, नूरजहां जहांगीर को कंट्रोल करे या ना करे, लेकिन ये तो ज़रूर आप लोग को पता है, ये तो ज़रूर हिस्टोरियंस मानते हैं कि नूरजहां एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लेडी थी और कहीं न कहीं वो पॉलिटिकली सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में अपने आप को उसके इस सिस्टम के लिए खुद को कंट्रीब्यूट कर रही थी। ठीक है? तो उनका बहुत कल्चरल इन्फ्लुएंस था अपने जो एरिया है, अपने मुगल साम्राज्य में। वो डोमिनेट कर रही थी रॉयल हाउस होल्ड्स को और बहुत सारे न्यू फैशंस को भी उन्होंने सेट आउट किया था पर्शियन ट्रेडिशंस में। ठीक है? और उनके पोजीशन के अकाउंट पे उन्होंने पर्शियन आर्ट एंड कल्चर को भी बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, जिसके द्वारा ग्रेट प्रेस्टीज आर्ट, तो कोर्ट की प्रेस्टीज धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि एक बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सब कुछ डिजाइन किया हुआ था। और उन्होंने रॉयल कंपेनियन भी दे रखी थी जहांगीर को, एक बहुत अच्छी पत्नी के हिसाब से। और ऐसे भी माना जाता है उनको, उनकी जो जहांगीर की हंटिंग एक्सपेडिशंस में भी वो उनके साथ दे रही थी, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी राइडर थी और श्योर शॉट थी। ठीक है? पॉलिटिकल में भी अपने रोल भी बहुत अच्छी तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर रही थी। इसके वजह से जो इम्पोर्टेंट नोबेल्स हुआ करते थे मुगल साम्राज्य में, उन्होंने उनको अप्रेज भी किया हो रहा था और सिक्योर हर इंटेंशंस विद द एम्पेरर। ठीक है? लेकिन ये बात तो तय है कि कभी-कभी जहांगीर को जो माना जाता है एकदम नूरजहां के कंट्रोल में थे, नूरजहां के डिसीजंस बोले मान रहे थे। ऐसा नहीं, जहांगीर एक रूलर के हिसाब से अब एकदम इंडिपेंडेंटली सब कुछ कर रहे थे। वो जुनता या फिर नूरजहां की जो जुनता ग्रुप थी, उनसे वो इंडिपेंडेंट थे। ठीक है? उनके ऊपर कुछ डिसीजन लेने के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। तो बहुत सारे ऐसे नोबेल्स हुआ करते थे जो कि अपोज कर रहे थे जुनता को, और जो नोबेल्स अपोज कर रहे थे वो अपने हिसाब से प्रमोशन ले रहे थे। मतलब जिस तरह से उनका जो एक होता है सिस्टमेटिक वे में प्रमोशन लेना, एक एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उसी तरह से वो ले रहे थे प्रमोशन अपने काम के हिसाब से, अपने मेरिट के हिसाब से वो ले रहे थे अपने प्रमोशंस। लेकिन जिनको बहुत तो कम समय में ज़्यादा प्रमोशंस चाहिए, वो शायद जुनता उनके फेवर में, जुनता के फेवर में वो रहा करते थे और जुनता के सपोर्ट में रहा करते थे। इस तरह की कंडीशंस, इस तरह की सिचुएशंस मुगल साम्राज्य में हुआ करती थी। तो दोस्तों, नूरजहां के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे शाहजहां। शाहजहां किस तरह से पावर पे आते हैं और किस तरह से रेबेलियन स्टार्ट करते हैं जहांगीर के लिए, उस बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। तो शाहजहां जो थे वो भी एक बहुत शानदार इंसान थे और स्ट्रॉन्ग थे, पावरफुल थे। जहांगीर की तरह अकबर के ग्रैंडसन थे वो, तो उसी हिसाब से वो भी अपने पर्सनल क्वालिटीज़ और अचीवमेंट के वजह से धीरे धीरे राइज कर रहे थे, ना कि नूरजहां की बैकिंग उनके ऊपर थी। उसी वजह से वो अपने पर्सनल क्वालिटीज़ बहुत अच्छी उनकी थी और अचीवमेंट्स की बहुत अच्छा खासा था। डेक्कन में सब कुछ उन्होंने बहुत शानदार तरीके से उन्होंने डेक्कन को सँभाला। तो लेकिन जहांगीर के साथ कंप्लीट होने की रीज़न क्या थी? क्योंकि शाहजहां की अपनी कुछ खुद का पर्सनल एम्बिशंस थी, जो जिसके बारे में जहांगीर को कुछ भी पता नहीं था। ठीक है? और जो एक बेसिक रीज़न बन गई जहांगीर और शाहजहां की कॉन्फ्लिक्ट के लिए। क्या हुआ कि एक जब जहांगीर के डेथ होने से कुछ साल पहले, ठीक है, तो क्या हो रहा था, पर्शियन जो थे वो कांधार को कैप्चर कर लेते हैं। तो उस चीज़ को मतलब फेस करने के लिए, वहाँ पे वार को संभालने के लिए उन्होंने क्या किया, जहांगीर ने क्या कहा, शाहजहां को वहाँ पे भेजने के लिए ऑर्डर दिया। लेकिन शाहजहां रिफ्यूज़ कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा था
कि ये जो कैंपेन होने वाली है ये एक बहुत लॉन्ग समय तक चलेगी और एक डिफ़िकल्ट होने वाली है, क्योंकि जो पर्शियन थे वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे। तो उनके खिलाफ जाकर लड़ाई करना काफ़ी हद तक बहुत टाइम ले सकता है और डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। ये सभी हो सकता है, उनकी जान भी जा सकती है, जान के लिए भी खतरा हो सकता है। और इसी बीच अगर वो जो कोर्ट होती है वहाँ से दूर रहते हैं, तो कहीं न कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, सिचुएशन अलग हो सकता है। में भी हो सकता है उनके जगह और किसी को रिप्लेस कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रहा था। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, बहुत सारे डिमांड्स रख दिए अपने पापा के पास, जहांगीर के पास। उन्होंने क्या कहा कि मुझे एक फुल कमांड आर्मी चाहिए जिसमें डेक्कन के वेटरन्स भी शामिल होंगे। डेक्कन पे भी चल रहा था और डेक्कन को भी उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। ठीक है। तो उनको लगा डेक्कन में भी कुछ स्ट्रॉन्ग रूलर है, स्ट्रॉन्ग ऐसे पर्सनालिटीज़ है, मुझे उनका भी स्ट्रॉन्ग एक आर्मी चाहिए अपने साथ। और उसके साथ-साथ मुझे पंजाब में भी पूरी कंट्रोल चाहिए और कुछ न इम्पोर्टेंट फोर्ट्स जो होता है, दुर्ग होता है, उसमें भी मुझे फुली कंट्रोल चाहिए। तो ये सारे जो डिमांड हो गए जहांगीर के पास, जहांगीर को लगा अपने बेटे को वो भेज रहे हैं अपने काम के लिए, मतलब मुगल साम्राज्य का भी वो हिस्सा है ना, तो मुगल साम्राज्य को एक्सटेंड करने के लिए अपने कुछ एरिया पे कोई बाहर वाला आकर कब्जा रहा है और उसके लिए वो अपने बेटे को भेज रहे हैं, जाओ उनको संभालो वहाँ पे वहाँ। लेकिन शाहजहां क्या कर रहे हैं, वो अपने खुद के लिए सेल्फिश होकर वो मतलब अपने कंट्री के लिए ना सोच के अपने लिए खुद के लिए सोच रहे हैं कि मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, इसी वजह से जहांगीर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उनको उनको शाहजहां की एटीट्यूड कहीं न कहीं खटकता है, अच्छा नहीं लगता। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, उनको लग गया कि कहीं न कहीं प्रिंस जाकर यहाँ पे अभी रिबेलियन करने वाले हैं। तो इसी वजह से उन्होंने बहुत हार्श लेटर्स लिखी उन्हें और कुछ प्यूनिटिव स्टेप्स भी उन्होंने लिया और उनको ये भी मतलब पनिशमेंट भी मिलेगा, इस तरह की कुछ उन्होंने लेटर लिखा हुआ था और जिस लेटर के वजह से सिचुएशन और ख़राब हो गई। और ये क्या हुआ, सिचुएशन इस तरह की ख़राब हो गई कि मांडू जहाँ पे शाहजहां ठहरे हुए थे, वहाँ से उन्होंने एक सडन आक्रमण कर लिया आगरा के ऊपर, जहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर रखा हुआ था, कैप्चर होके रखा हुआ था, जो कि जहांगीर को एक ओपन चैलेंज कर दिया। शाहजहां ने ये सारे हरकतें कर कर उन्होंने जहांगीर को एक ओपन चैलेंज कर लिया। फिर क्या हुआ, शाहजहां ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे थे, मतलब किस लिए कर पाए, क्योंकि उनके पास एक बैकिंग सपोर्ट था डेक्कन आर्मी को, क्योंकि उन्होंने डेक्कन को बहुत अच्छी खासे संभाला हुआ था। उन्होंने अहमदनगर को एकदम एक्सटेंड कर दिया, बीजापुर, गोलकुंडा ये सब के साथ अलियंस बना लिया। तो जिसके बाद डेक्कन की आर्मी की फुल बैकिंग सपोर्ट शाहजहां के पास रह रही थी और जितने सारे नोबल्स वहाँ पे थे वो भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। गुजरात एंड मालवा भी उनके लिए डिक्लेयर कर दिया गया और ही हैड सपोर्ट ऑफ हिज, उनके फादर इन लॉ भी उनको सपोर्ट कर रहे थे, जो असफ खान थे। असफ खान कौन थे पता है आपको, हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा, वो नूरजहां के भाई थे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोबेल्स कोर्ट में थे, क्योंकि तभी जुनता के भी सपोर्ट, उन जुनता के ग्रुप के भी वो थे, इसी वजह से उनका वो भी सपोर्ट हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ, दिल्ली के पास एक बैटल हुआ जिस बैटल में शाहजहां डिफीट हो गए बाय द फोर्सेस लेड बाय मोहब्बत खान। मोहब्बत खान के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और वो जहांगीर के एक बहुत अच्छे खासे एक नोबेल थे, लॉयल थे, तो उनके फोर्स ने शाहजहां को हरा दिया। ही वॉज सेव्ड फ्रॉम कंप्लीट डिफीट बाय द वैलिएंट स्टैंड ऑफ द मेवार कंटिजेंट। मेवार कंटिजेंट के जो रूलर थे उनके सपोर्ट भी था शाहजहां के लिए, इसी वजह से उन्होंने उनको सेव कर लिया, शाहजहां को सेव कर लिया। अनदर आर्मी वॉज सेंट टू रेस्ट गुजरात फ्रॉम शाहजहां। ठीक है, तो उसके बाद और एक आर्मी को भेजा गया मुगल सम्राट की तरफ से कि गुजरात को शाहजहां से छुड़ा कर लिया जाए और उसके बाद मुगल टेरिटोरी से शाहजहां को एकदम से हटाया जाए। मुगल टेरिटोरी के अंदर शाहजहां नहीं रह सकते और उनको कंपेल किया गया कि आप वहाँ पे जाकर कोई डेक्कन रूलर में जाकर शेल्टर ले सकते हैं, डेक्कन में जाकर। तो शाहजहां डेक्कन को क्रॉस किया, डेक्कन क्रॉस करके ओडिशा तक पहुंचे, टुक द गवर्नर बाय सरप्राइज एंड सोन बंगाल एंड बिहार वर अंडर हिज कंट्रोल। वो वहाँ पे जाकर डेक्कन से जाकर ओडिशा पहुंचे और उसके बाद ओडिशा के गवर्नर को उन्होंने कैप्चर किया और उसके बाद धीरे धीरे जाकर बंगाल बिहार में जाकर वहाँ पे सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। तो मोहब्बत खान जो थे उन्होंने वहाँ पे भी जाकर शाहजहां को कंपेल्ड किया कि आप
फिर से डेक्कन को रिट्रीट करिए। ठीक है। दिस टाइम ही मेड एन अलियंस विथ मलिक अंबर हु वाज वंस अगेन एट वार विथ मुगल्स। तो तभी उन्होंने क्या किया, शाहजहां जाकर मलिक अंबर के साथ अलियंस बनाया और मुगल के एगनेस्ट में रेबिलन करने के लिए, वार करने के लिए उनको उकसाया। सून शाहजहां, और उसके बाद धीरे धीरे शाहजहां को ये रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं अपने मुगल सम्राट के खिलाफ या फिर अपने पापा जहांगीर के खिलाफ ये सब करके बहुत गलत कर रहा हूँ। तो एक टाइम पे उनको रियलाइज हुआ और उन्होंने जहांगीर को एक ओपन लेटर, अपोलॉजिकल लेटर लिखकर भेजा हुआ। तो जहांगीर, ये लास्ट में हम देखेंगे, जहांगीर जो थे एक पिता थे, वो अपने बेटे को कब तक वो इस तरह से देख सकते हैं। तो जब उन्होंने अपोलॉजी मांगा अपने हार्ट से, तो जहांगीर कहीं न कहीं उनको माफ़ कर दिए और ये भी उनको एक तरफ से खुशी थी कि उनके सबसे एनर्जेटिक जो सन थे, अबलेस्ट सन थे, उनको वो खोना भी नहीं चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने उनको माफ़ कर दिया और एक एग्रीमेंट उनके साथ बनवा लिया, जिनमें शाहजहां के जो दोनों बेटे थे, जिनका नाम था दारा और औरंगजेब, ये दोनों को उन्होंने कोर्ट में हॉस्टेज के लिए भेजा और एंड ए ट्रैक्ट इन द डेक्कन वाज असाइन्ड फॉर शाहजहांस एक्सपेंसेस। तो डेक्कन की एक ट्रैक्ट जो थे, एक एरिया थी जहाँ को शाहजहां को वहाँ पे रूल करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को असाइन करने के लिए उसको उनको असाइन किया गया। तो ये सारी चीज़ें हुआ 1626 में। तभी जहांगीर की डेथ होती है और उसके बाद उनके बेटे शाहजहां आते हैं, जो राजगद्दी में बैठते हैं, एक रूलर बनते हैं। और इसके साथ हमारा ये पार्ट 1 की टॉपिक खत्म होती है। तो उसके बाद सेकंड टॉपिक में हम मोहब्बत खान कौन है उनके बारे में पढ़ेंगे। बाकी सारी चीज़ों के बारे में पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोग को अच्छी लगती है वीडियो ना, तो प्लीज़ एक लाइक के बटन पर दबा दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अ, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के पास इस तरह के कंटेंट पे पहुंचाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।